हमारे यहाँ पे सैलरी इशू बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हमें 105 दिन से कोई सैलरी नहीं मिली है। सारे रेजिडेंट डॉक्टर्स को लास्ट 3 मंथ से मार्च अप्रैल मई लास्ट 3 मंथ से सैलरी नहीं मिली है। हम लोग मास रेज़िग्नेशन करेंगे और मास रेज़िग्नेशन इसी प्रकार से करेंगे कि थोड़ा-सा हमें हमारी बात सुनी जाए। हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि इसमें जल्दी जल्दी उनकी सैलरी रिलीज करी जाए और इसका एक परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए। नमस्कार, मैं रविश कुमार। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। यूपीएससी ने हिंदी में केंद्रीय लोक सेवा आयोग ने 2020 के लिए होने वाली इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की परीक्षा को रद्द कर दिया है। आयोग का मानना है कि वैकेंसी नहीं है, इसलिए ये परीक्षा नहीं होगी, जिसकी प्रक्रिया आज से शुरू होनी थी और 16 अक्टूबर को इम्तहान होने थे। तो अर्थशास्त्र के विद्यार्थी इसमें बड़े अफसर बनते हैं और फिर अलग अलग महकमों में काम करते हैं, आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहयोग करते हैं, मगर इनकी वैकेंसी नहीं है। दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि और इंडियन एक्सप्रेस ने बताया भी है कि 2015 से वैकेंसी में लगातार कमी आती जा रही है यूपीएससी की। और आप देखें तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 के मामले में भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। दिल्ली सरकार ने कहा था कि हो गया है, मुंबई में इसको लेकर भी झगड़ा चल रहा है, पर स्वास्थ्य मंत्रालय मानने को तैयार नहीं है। जबकि 2,86,000 से ज़्यादा केस हो गए हैं, 8100 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 9,999 केस पिछले 24 घंटे में आ चुके हैं, जो अब तक के रिकॉर्ड हैं। कम्युनिटी ट्रांसमिशन भारत सरकार के अनुसार भले ना हुआ हो, लेकिन मूर्खता का प्रसार कम्युनिटी में ज़रूर हुआ है और इसी के नतीजे में कई तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। ये घटना दिल्ली के मंदिर मार्ग के पास है। जो पता चला है उसके अनुसार 2 व्यक्ति में थूकने को लेकर झगड़ा हो गया। किसी को शायद शक हो गया कि थूका है तो कोरोना फैला रहा है, झगड़ा हुआ, मारपीट हुई और अंकित की मौत हो गई। नेटवर्क इंजीनियर प्रवीण को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। तो कम से कम इस तरह की दुर्भावनाओं से बचिए, पूर्व धारणाओं से बचिए। ज़रूर यहाँ वहाँ थूकने की आदत अब छोड़ दीजिए। पान पराग और ये सब गुटखा फुटका खाते हैं, ये सब छोड़िए। आप थूकेंगे, लोग नाराज़ होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हत्या कर दें या मार के किसी का सर फोड़ दें। बच के रहना है। अब ये जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वो न जाने इसका सिलसिला कब थमेगा, इसलिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक बार और, क्योंकि कई बार ऐसी तस्वीरों को देखकर लगता है कि उत्तर भारत आपको कभी निराश नहीं करेगा। किसी भी दिन अमानवीयता का रूप जो है यहाँ की समाज और संस्थाओं में संस्थागत हो चुका है। और ये यूपी के बलरामपुर के अनवर अली का शव है। किसी वजह से उनकी मौत हो गई। घटना जो है उतरौला तहसील की है और इनके पार्थिव शरीर को सम्मानजनक तरीके से भी ले जाया जा सकता था। एम्बुलेंस नहीं, कुछ नहीं, तो पुलिस ने निगम के कर्मचारियों से कहा कूड़े की गाड़ी पर इनकी लाश रख दी जाए और ले जाए। ये तस्वीर बता रही है कि हम सब के साथ ज़रूर कुछ बुनियादी परिवर्तन हो गया है और हमें इस बात को लेकर सतर्क रहना, सोचना चाहिए एक बार। और कई बार इन कर्मचारियों के बारे में भी सोचना चाहिए, इन पर गुस्सा निकालने के बजाय कि इनकी क्या परेशानी है, ये क्यों इतने हिंसक हो गए हैं, बेरुखे हो गए हैं, करुणा की कमी है, क्या सैलरी नहीं मिल रही है, क्या मानसिक रूप से परेशान हैं, बीमार हैं। इनको भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अंतिम घटना नहीं है। कल या परसों कोई तस्वीर आ ही रही होगी जिसमें कोई पुलिस वाला किसी को पकड़ के जम के पीट रहा होगा। तो इतना एंगर, गुस्सा किस लिए, किस बात से उसके भीतर जनरेट होता है और निकलता है। 7 लोग इसमें निलंबित कर दिए गए हैं, 3 पुलिसकर्मी हैं और सफाई कर्मी भी हैं। और हमारे साथ सौरभ हैं, पूजा हैं, जिनसे हम बात करेंगे। सौरभ से हम बात करना चाहते हैं कि दिल्ली के कई अस्पतालों के जो डॉक्टर हैं वो कह रहे हैं इस्तीफ़ा दे देंगे। यहाँ डॉक्टर नहीं है, उनको सैलरी नहीं मिल रही है। ऐसा लगता है ज़रूर आप लोगों ने मन से थाली नहीं बजाई थी। अगर आप लोगों ने मन से थाली बजाई होती डॉक्टरों के लिए, जिन्हें कोरोना योद्धा कहा था, गो कोरोना गो कहा था, और बिना सैलरी के आपने इस समंदर में छोड़ दिया। 3-3, 4-4 महीने से सैलरी नहीं मिली है। सौरभ, आगे की कथा व्यथा के रूप में आप बताएं।
जी बिल्कुल रवीश, दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ पर फूलों की वर्षा की थी सेना ने इन तमाम डॉक्टरों के ऊपर। अब समस्या ये आ गई है कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कुल 4 अस्पताल हैं जहां पर 3 से 4 महीने से यहाँ के डॉक्टरों को वेतन नहीं मिला है। और एक हिंदूराव हॉस्पिटल है जिसको हम सब जानते हैं, वहां पर 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है, फरवरी महीने से सैलरी नहीं मिली है। दूसरा अस्पताल यहाँ का कस्तूरबा अस्पताल है जहां पर 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। यहाँ का गिरधारी लाल मैटरनिटी हॉस्पिटल है, यहाँ पर भी 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है। तो कुल 4 अस्पताल है और 10 से ज्यादा मैटरनिटी क्लिनिक है रवीश, जहां पर सैलरी नहीं दी गई है इन हेल्थ वर्कर्स को। अब इनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये आ गई है कि इनके पास अब घर का किराया देने के भी पैसे नहीं बचे हैं और रोजमर्रा के खर्चे आलू प्याज से लेकर के चावल दाल तक के इनके पास पैसे नहीं बचे हैं। और कुछ ने घर लोन पे लिया हुआ है, कुछ ने गाड़ी लोन पे ली हुई है, तो ईएमआई तो कहां से चुका पाएंगे। अब उन्होंने कह दिया है कि अगर आप अगले हफ्ते तक इनको तनख्वाह, बकायदा पत्र लिखा है अपने अपने हॉस्पिटल के एमएस को और उनको लिख करके बताया है कि हम पिछले 3 महीने से देश सेवा कर रहे हैं, हम बिना तनख्वाह के काम कर रहे हैं क्योंकि एक हेल्थ इमरजेंसी की सिचुएशन है, देश कोरोना से लड़ रहा है। लेकिन अब हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, हम कहीं और जाके नौकरी कर लेंगे, वहां से हमें सैलरी मिलेगी और हम वहां पर लोगों पेशेंट्स को ठीक कर लेंगे। दूसरी बात, जब हमने एमसीडी के लोगों से, अधिकारियों से बात करी जो कि यहाँ पर बीजेपी कई सालों से है, उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीने से उनकी राजस्व वसूली नहीं हुई है। उनको संपत्ति कर से पैसा मिलता है, उनको पार्किंग फी मिलती है, उनको होर्डिंग से पैसा मिलता है, तो वो पैसा नहीं मिला, इस वजह से सैलरी नहीं मिल पाई। हमने उनसे पूछा कि क्या खजाने में पैसा नहीं था, आप लोगों की सेविंग्स नहीं थी, क्योंकि दिल्ली सरकार तो अपने डॉक्टरों को पैसा दे रही है, केंद्र सरकार अपने डॉक्टरों को पैसे दे रही है, तो फिर आप इन डॉक्टरों को पैसे क्यों नहीं दे पा रहे हैं। रवीश, ये बात सिर्फ डॉक्टरों की नहीं है, सफाई कर्मचारियों को पैसे नहीं मिल रहे हैं जो कि रोज झाड़ू करकट मारते हैं, जो कि इस लड़ाई में सबसे अहम है, उनको पैसे नहीं मिल पाए। शिक्षक है, उनको पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। और कुल लगभग 2000 से ज्यादा डॉक्टर्स और नर्सेज हैं इन तमाम अस्पतालों में और इन मैटरनिटी क्लिनिक में जहां पर इनको पैसा नहीं मिला है। इसमें वार्ड बॉय से लेकर के सफाई कर्मचारी, नर्सों से लेकर के डॉक्टर्स तक हैं जो कि ऑपरेशन करते हैं, सर्जन हैं जिनको पैसा नहीं मिला है पिछले 3 से 4 महीने से। तो ये हाल है देश की राजधानी का रवीश जी। और सौरभ, इसमें यह भी ध्यान देने की बात है कि इन डॉक्टरों ने तुरंत हंगामा नहीं किया। मार्च का महीना बीत गया, अप्रैल बीत गया, मई का महीना गुजरा और जून तो आधा साफ ही हो गया और तब जाकर वो आवाज़ उठा रहे हैं। 2000 से अधिक डॉक्टर इसी दिल्ली में, हमें पता भी नहीं है कि वो बग़ैर सैलरी के अपनी सेवा दे रहे हैं। सरकारी अस्पताल में हैं तो जाना ही पड़ता होगा उन्हें, कोई उपाय नहीं है। तो ये देखना चाहिए कि ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपने थाली ठीक से नहीं बजाई, और थाली बजाने के बाद भी अगर डॉक्टरों को अगर सैलरी नहीं मिल रही है इस दिल्ली में, तो सोचिए कि उन राहत पैकेजेस का क्या हुआ। उसी के लिए तो राहत पैकेज की कामना की जा रही थी कि आप निगमों को कुछ पैसा दें ताकि जब यहाँ पर राजस्व की कमी हुई है तो निगम अपने अस्पताल चला सकें। हमें मालूम नहीं है कि मुंबई में जो बीएमसी, जो सबसे अमीर नगर पालिका है, उसके अस्पतालों के डॉक्टरों को सैलरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, मेरठ में मिल रही है कि नहीं मिल रही है, या सबको ज़ोर ज़बरदस्ती के डंडे से ही डराकर डॉक्टरों को रखा गया है। तो हमारे साथ पूजा हैं मुंबई से। पूजा, आपसे तो बात करनी थी कि कंटेनमेंट एरिया है, वहाँ कम्युनिटी स्प्रेड की धारणा अवधारणा को लेकर जो बहस चल रही है, लेकिन उससे पहले ये जो आपने खबर भेजी है वो क्या है कि जो सबसे बड़ा प्राइवेट लैब है कोविड टेस्ट का, वहाँ पर अब 4 दिन के लिए टेस्ट नहीं होगा। तो ये सब क्या हो रहा है मुंबई में? जी रवि जी, देखिए, लैब की खबरें लगातार हम दिखाते रहे हैं किस तरह से आईसीएमआर की गाइडलाइन को फॉलो न करने के बाद उन पर कार्रवाई होती रही है। ये जो एक लैब है यहाँ पर, क्योंकि जो टेस्ट के रिपोर्ट आ रहे थे, ऐसी खबर है कि वो आने में देरी हो रही थी, इस वजह से इस पर कार्रवाई हुई है और बहुत ही बड़े लैब्स में से ये एक है। लेकिन लैब की एक अपनी वजह है, उनको बैन तो कर दिया गया, कार्रवाई हुई है प्रशासन की तरफ से, लेकिन जो लैब की तरफ से कहा गया है वो ये है कि बहुत सारे उनके स्टाफ हैं जो खुद पॉजिटिव हुए हैं। तो इस तरह से अस्पताल आप देख लें या लैब देख लें या जो एम्बुलेंस चलाने वाले ड्राइवर्स हैं या नर्सेज हैं या क्लास 4 स्टाफ हैं, बहुत ही बड़ी संख्या में जो एक क्राइसिस मुंबई शहर झेल रहा है, स्वास्थ्य विभाग झेल रहा है, वो उसकी बड़ी वजह ये कि इनके खुद के लोग बड़ी संख्या में संक्रमित हो रहे हैं। तो लैब्स पर जो ये कार्रवाई की खबर है वो अभी आई है। इससे पहले भी कई ऐसे लैब्स की खबर थी कि आईसीएमआर की गाइडलाइन फॉलो न करने की वजह से उन पर कार्रवाई हुई थी।
लेकिन ये लैब के अलावा जो एक बड़ी खबर जो आज हम दिखा रहे हैं रवीश, वो कंटेनमेंट जोन को लेकर दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर पूरे मुंबई शहर में अगर आप देखें तो 36% जो मरीज हैं वो कंटेनमेंट इलाके से आ रहे हैं। और पूरे पॉपुलेशन को, पूरे जनसंख्या में से देखें तो 23% लोग हैं जो कंटेनमेंट इलाके में रहते हैं। और ये आलम तब है जब कंटेनमेंट इलाकों को कम किया गया है, यानी कि मुंबई का ढांचा कुछ ऐसा है कि एक इलाके में इमारतें और दूसरे इलाके में चॉल्स, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसे पॉकेट्स में जो चॉल हैं, बस्तियां हैं, वो पूरे मुंबई शहर में है। तो यहाँ की सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ का ढांचा, यानी कि क्वारंटीन जो बड़ी संख्या में बेड्स भी बन रहे हैं, वो उसकी वजह ये है कि जो घरों में क्वारंटीन करने वाले हल्के सिम्टम्स वाले भी लोग हैं वो घरों में रखे नहीं जा सकते, क्योंकि चौल में अगर एक कमरे में 10 लोग रह रहे हैं तो वहां उनको क्वारंटीन नहीं किया जा सकता। इसलिए बड़ी संख्या में उनको क्वारंटीन करने के लिए बेड्स बन रहे हैं। तो हॉस्पिटल के बेड से ज्यादा, आईसीयू के बेड से ज्यादा कोशिश प्रशासन की ये रही थी कि क्वारंटीन करने के लिए बेड्स बनाए जाएं, क्योंकि 65% से ज्यादा लोग जो हैं वो इन्हीं बस्तियों में रहते हैं। तो ये कंटेनमेंट इलाकों की ये बात हो गई। इमारतें तो 4000 से ज्यादा सील हो गई हैं, लेकिन उसके लिए भी गाइडलाइंस बनी थी कि अब है कि पूरी जो इमारत है वो सील नहीं करेंगे, बस फ्लैट को सील करेंगे। लेकिन उससे बड़ी समस्या है कि आप इन बस्तियों का क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी संख्या में लोग हैं और इनको संभालना पुलिस के लिए भी कितनी बड़ी दिक्कत शुरुआत से रही है, वो भी हम दिखाते रहे। बड़ी संख्या में इनके लोग संक्रमित हुए हैं। और बात रही कम्युनिटी ट्रांसमिशन की, तो भले ही सरकार और प्रशासन कैमरे पर ये नहीं मान रहे हों, लेकिन लगभग हर वार्ड के लोगों से, और रवि जी मैंने बात करने की कोशिश की है, वो लोग हैरानी में है कि आखिर क्यों ऑन रिकॉर्ड इसको नहीं माना जा रहा है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन है। क्योंकि शुरुआत से ही एक बड़े अफसर, उनका नाम मैं इस वक्त नहीं लेना चाहूंगी, वो प्रिंट मीडिया को पहले से ही ये बयान दे चुके हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। और ये समझिए मई की बिल्कुल शुरुआत की बात थी कि उनका ये कोट आया था। वो अलग बात है कि सरकार अलग अलग तर्क दे रही है कि पॉपुलेशन का एक बड़ा तबका जो है, जब तक वो संक्रमित नहीं होगा तो हम कम्युनिटी स्प्रेड नहीं मानेंगे। लेकिन एक बड़ा तबका है जो ये कह रहा है कि मेरा कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, हम किसी संक्रमित किसी लोग से हम मुलाकात हमारी नहीं हुई, सावधानी बरती, तो कहां से बीमारी आ गई। तो डॉक्टर साफ कह रहे हैं कि ये कम्युनिटी स्प्रेड है, भले ही सरकार माने या ना माने। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जानकारी देने के लिए। आंकड़ों की हेराफेरी चल रही है, नियमों में बदल के जल्दी लोगों को डिस्चार्ज किया जा रहा है ताकि ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाए, और बाकी आप अपना ख्याल खुद ही रखें। कई लोग मुझे कई समस्याएं भेजते रहते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें बहुत उम्मीद हो गई है, दूसरा उन्हें लगता है कि सारे मंत्री अपना ट्विटर का काम छोड़कर मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं और देखते ही फाइल साइन कर देते हैं। ऐसी बात नहीं है, इस तरह का भ्रम मुझे कभी नहीं होता। मैं समझता हूं कि मंत्रियों के पास आजकल ट्विटर पे जाके रीट्वीट करने के बहुत काम है, और ये भी जनता के काम है। तो कई मंत्री लोग सुबह से लेकर दोपहर तक बहुत रीट्वीट करते हुए थक जाते होंगे। मैं उनकी चिंता समझता हूं। 2-4-10 जनता परेशान है, इसमें घबराने की बात नहीं है। जैसे पंकज बारिक साहब ने लिखा है कि उन्होंने 13 मई का इंडिगो से टिकट कटाया था, लखनऊ से चेन्नई, चेन्नई से लखनऊ, उन्हें बेल्लौर जाना था। अब वो टिकट उड़ानें तो बंद हो गई थी, लेकिन विमान कंपनी ने उनका पैसा नहीं लौटाया। ऐसे ही अब्राहम साहब ने लिखा है, उन्हें लगता है कि मैं बोल दूंगा तो एयरलाइन कंपनियां वापस कर देंगी, तो वो दोनों मुझे मेल कर देंगे। सैयद तौकीर ने एक वाजिब समस्या की तरफ इशारा किया है। वो दिल्ली के नागरिक हैं, ओला उबर में टैक्सी चलाते हैं, और उनका कहना है कि कमाई घट गई है, बहुत मुश्किल से वो ईमेल के ज़रिए लिख पाए हैं मुझे, और 13 चालान आए हैं, 26,000 रुपये देने हैं। ये ज़्यादती है, जुल्म है। तो अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, या दिल्ली में कोई संवेदनशील नेता है, उसे दिल्ली पुलिस से, गृहमंत्री से बात करनी चाहिए कि इस वक्त आप अपनी सिपाही से, अपने पुलिस से ज़रूर कानून व्यवस्था को इन्फोर्स करें, लागू करें कि लोग नियमों का उल्लंघन ना करें। लेकिन इस तरह से चालानों की जगह इंजेक्शन डाल के उनके भीतर से खून ना खींचा जाए, ये ठीक बात नहीं है। बहुत से टैक्सी ड्राइवर हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। ये 15,000, 20,000 ट्रैफिक लाइन क्रॉस करने पर इतना अगर 26,000 देगा, वो आदमी मर जाएगा, उसका मन टूट जाएगा। तो इसलिए ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, वो कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। पिछले 5 दिनों से 60-60 पैसे के हिसाब से प्रति लीटर पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। अब छठा दिन नहीं बढ़े तो आप अपने से बढ़ा लीजिएगा 60 पैसे के दाम से, ठीक है। कर तो कुछ सकते नहीं हैं, क्योंकि टीवी पर तो आपको वही देखना है जो नेशनल सिलेबस कहीं और से तय होता है, जो मैं 6 साल से बता रहा हूँ। आईटीबीपी ने अपने जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो बनाया। आजकल लोगों को वीडियो पे बहुत यकीन है। उन्हें लगता है कि वीडियो वायरल होगा तो समाज बदल जाएगा, वीडियो बना देंगे तो समाज में प्रेरणा आ जाएगी। यह प्रयास सराहनीय है।
ये हौसला रख हौसला हिम्मत ना हार हर मुश्किल को कर दे तू पार रख हौसला हिम्मत ना हार हर मुश्किल को कर दे तू पार मुश्किल है ये वक्त तो क्या बीत भी जाएगा कर मजबूत इरादा है तो जीत भी जाएगा। तो आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। एक दर्शक ने याद दिलाया कि दिल्ली नगर निगम की 3 इकाइयों के पास 2000 से अधिक डॉक्टर नर्स को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन ये लोग मिलकर दिल्ली सरकार पर हमला करने की राजनीति में व्यस्त हैं कि मरने वालों की संख्या ज़्यादा है, दिल्ली सरकार छिपा रही है। अगर ये इतना बड़ा मसला है तो ये बयानबाजी करके अखबारों में, जहाँ आजकल खबरें नहीं हैं, खबर लिखने के लिए पत्रकार नहीं हैं, तो इस तरह के बयानों से भरने की ज़रूरत क्या है? सरकार को जांच करनी चाहिए, बड़ा ही गंभीर मामला है। तो इस तरह की जो खबरें आ रही हैं इसमें हमें ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है कि ये नगर निगम कर क्या रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इनके अस्पतालों की क्या स्थिति है। अगर दिल्ली में 1 लाख बेड की ज़रूरत होगी तो निगम के अस्पतालों की उसमें क्या भूमिका होगी, क्या उन्होंने आपको ये सब बताई? लेकिन हेडलाइन लूटने के लिए, एजेंडा प्रोपेगेंडा चलाकर जगह भरने के लिए, जगह भरना आजकल बहुत समस्या हो गई है, टीवी में भी, अखबार में भी, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इस पर आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। हाईकोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि सभी प्राइवेट अस्पताल जिनके यहाँ भी कोविड के बेड रिज़र्व किए गए हैं, वो जो भी सर्जरी के लिए आ रहा है या प्रोसीजर के लिए आ रहा है या किसी और चीज़ के लिए आ रहा है, उसका कोविड टेस्ट करना ही पड़ेगा, चाहे लक्षण है या लक्षण नहीं है। अस्पताल में ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सर्जरी के लिए जा रहे हैं, लक्षण नहीं है, दूसरे को संक्रमित करेंगे वो छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सांस की बीमारी है। अगर एनेस्थीसिया दी गई तो तकलीफ़ बढ़ सकती है। तीसरी बात यह है कि जामा मस्जिद के प्रवक्ता अमानुल्लाह, उनका निधन हो गया है सोमवार पिछले दिनों, और उन्हें कोविड-19 हो गया था। तो इसलिए आज शाम 8 बजे के बाद से जामा मस्जिद 30 जून तक के लिए बंद कर दी जाएगी। तो दिल्ली में जो मीडिया कर्मी हैं, उनका जामा मस्जिद के मसले को लेकर अमानुल्लाह से काफ़ी राब्ता रहता था, पर अब वो नहीं हैं। ये और चौथी बात ये है कि दिल्ली शहर में ही देखिए किस तरह से कोविड-19 के दौरान थाली बजाने के बाद जब अर्थव्यवस्था चौपट हुई, तो उसके बाद लोगों की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा। अब ये 2 लड़कों का केस आया है, इनका नाम है अनिल और राहुल, और इनमें से एक पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करते थे और दूसरा कपड़े के स्टोर में काम करते थे। नौकरी चली गई। अब ये कहा जा रहा है कि शराब की लत थी तो उसके लिए कर रहे हैं, पर यह भी देखा जाना चाहिए कि खाने पीने के लिए पैसा था कि नहीं था। अब ये कहा जा रहा है कि ये झपटमारी करते हुए पकड़े गए हैं, इस धंधे में चले गए थे। तो हर किसी की अलग अलग अपनी व्याख्या है, पुलिस जांच कर रही होगी। गौरव बंसल नाम है, जो दिल्ली के व्यापारी हैं, जिनकी जो 9 जून से लापता थे। कड़कड़डुमा इलाके में इनकी किराने की दुकान थी। फरवरी के महीने में किसी उम्मीद या वजह से इन्होंने 6 लाख रुपए का लोन लिया था और अब ये संकट आ गया, तालाबंदी हो गई। और इसके बाद क्या वजह रही ये तो पता नहीं चला, लेकिन शानू बंसल का शव आज बरामद हुआ है। पेड़ से लटका हुआ था और हाथ और पांव बांध दिए गए थे। पत्नी का कहना किसी से झगड़ा तो नहीं था। उम्मीद है कि ये कोई और मामला ना हो, लेकिन इस तरह से हम जिंदगियों पर असर देख रहे हैं। नज़र फेर लेने से, आपको दाएं देखने से, दाएं की जगह बाएं देखने से सच्चाई नहीं बदल जाती है, नज़र फेर लेने से। ये इन बातों का ध्यान रखिएगा। बुंदेलखंड झांसी का इलाका दूर है, लेकिन वहाँ कुछ दिन पहले के अखबार की क्लिपिंग हमने पढ़ी थी कि 2 महीने में कई आत्महत्याएं हुई हैं। ऐसी ही एक खबर आज आई है, एक व्यक्ति ने, किसान ने आत्महत्या की है। रवीश उनके बारे में बता रहे हैं।
आज देखिए बुंदेलखंड में बीते 4 दिनों के भीतर 2 किसानों ने आर्थिक तंगी की वजह से आत्महत्या की है। ये दर्शाता है कि बुंदेलखंड के किसान इस वक्त किस तरीके के परेशानी के हालात में हैं। अभी मेरी कुछ देर पहले जो है वो बुंदेलखंड के कई सारे लोगों से बात हो रही थी। उनका ये कहना है कि बुंदेलखंड के 8 जिलों में तकरीबन 7 लाख से ज़्यादा जो श्रमिक हैं, जो भूमिहीन किसान हैं, वो लॉकडाउन के चलते अपने गाँव में वापस लौटे हैं और उन सारे लोगों को मनरेगा का काम नहीं मिल रहा है। आपको पता है कि खरीफ की फसल पिछले साल जो है वो ओलावृष्टि की वजह से ख़राब हो चुकी थी और उस खरीफ के फसल का किसानों का जो बीमा होता है वो क्लेम भी जो है वो बीमा का नहीं मिला। हालांकि इस बार की रबी की फसल ज़रूर उनकी अच्छी हुई है, लेकिन खरीफ की फसल चूँकि बर्बाद हुई थी और उसके बाद में ये तमाम सारे जो किसान हैं, जो भूमिहीन किसान हैं, जो श्रमिक हैं, वो सब शहरों के अंदर चले गए थे मेहनत मजदूरी करने के लिए, लेकिन लॉकडाउन के चलते वो वहाँ से वापस आए हैं और वापस आने के बाद में आर्थिक तंगी के हालात से गुज़र रहे हैं। विशेषज्ञों का ये कहना है कि अगर सरकार ने बुंदेलखंड में ख़ास तौर पर मनरेगा का पैकेज नहीं बढ़ाया, कई सारे जो किसान हैं, जो विधायक हैं, जो प्रधान हैं, उन्होंने प्रशासन को चिट्ठियां भी लिखी हैं कि मनरेगा का जो दायरा है काम करने का वो बढ़ाया जाए, क्योंकि जो भी लोग बाहर से लौटे हैं उन्हें उस हालत में, उस पूरी तादाद में मनरेगा का काम नहीं मिल पा रहा है। और अगर मनरेगा का काम नहीं मिलेगा, पिछले साल ओलावृष्टि की वजह से फसल ख़राब हो चुकी है, 3-4 साल से जो है वो बुंदेलखंड में सूखा पड़ रहा है, जिसकी वजह से बैंकों का बहुत सारा कर्जा किसानों के ऊपर है। तो ऐसे में आर्थिक तंगी से मानसिक अवसाद की हालात पैदा हो रहे हैं बुंदेलखंड के अंदर लगातार, और हम देख रहे हैं कि लगातार जो किसान हैं उनके आत्महत्या की जो दर है वो बढ़ती जा रही है। तो उत्तर प्रदेश सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात है कि जो खरीफ की फसल ख़राब हुई है, जो उसका बीमा लोगों को नहीं मिला है किसानों को, उसको सबसे पहला काम करना चाहिए कि उस बीमा को पूरी तरीके से किसानों में वितरित करना चाहिए। दूसरा ये है कि मनरेगा का जो दायरा है उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मनरेगा के अंदर अगर सबको काम मिलेगा तो हालात थोड़े से सुधरेंगे। और तीसरी बात यह है कि बुंदेलखंड में कोई भी व्यावसायिक जो है जो कार्यप्रणाली है वो बड़ी तादाद में नहीं होती, यानी फैक्ट्रियां वहां पर कम है। तो सरकार को इस ओर भी कोशिश करनी चाहिए कि इतनी बड़ी तादाद में जो श्रमिक लौटे हैं उनके रोजी रोजगार का बंदोबस्त करना चाहिए और वहां फैक्ट्रियों को भी लगाना चाहिए, तभी ये जो आत्महत्या का सिलसिला है वो थमेगा। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे ये वीडियो रिपोर्ट तो देखिए ही देखिए। उसके बाद अगर आप किसी बाबा के चक्कर में पड़े हैं तो ब्रेक के बाद ज़रूर रुकिएगा, क्योंकि बाबा लोग भी क्वारंटीन हो गए। जब तांत्रिक क्वारंटीन हो जाए तब समझिए कि देश की बात के अलावा अब आपको कोई नहीं बचा सकता है। ब्रेक के बाद আমাদের স্টেট গভর্নমেন্ট একটি নোটিশ আমাদের পাঠিয়েছে। সেই নোটিশে লেখা আছে আমাদের যে এই সাগর দত্ত হসপিটাল, ইট ইজ নট অনলি আ হাসপাতাল, ইট ইজ অলসো আ টিচিং ইনস্টিটিউট। এটা এখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে ডাক্তার বেরোয়। তো এই হসপিটালের 5 বেড সবটাকেই কোভিড সংক্রান্ত সংক্রমণ পেশেন্টদের জন্য বুক করে দেওয়া হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের কিছু প্রবলেমস দেখা দিয়েছে। আমরা বৈঠক করতে চাই, বৈঠক করে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান কি হবে আমরা কেউই জানি না, কিন্তু সেটা আপনাদের তারপরে জানানো হবে। আপাতত আমাদের যতটা প্ল্যান অফ অ্যাকশন ছিল আপনাদের জানানো। मैं कहीं जाता नहीं हूँ, कोई हमारे यहाँ आते नहीं है, फिर भी हमारे को यहाँ लाए है और लाके यहाँ पे रख दिया है। बाकी हमारी कोई चोल चाल नहीं है, हमें कोई पूछताछ नहीं। हमारा कोई मेडिकल वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। मेरे को 1 दिन के लिए क्या था कि अभी चलो एक मेडिकल करवा हॉस्पिटल में ना, वापस तुम्हारा छोड़ देंगे। अभी तक कुछ पता नहीं था। पथरी की दवाई देता हूँ मैं, तो बाहर से दे देता हूँ, लेकिन अभी ये लॉकडाउन हुआ जब से 3 महीने से बंद है। कोई पब्लिक मेरे यहाँ ना आ रही है ना कोई जा रही है, लेकिन फिर भी हमको यहाँ कह के लाए हैं कि थोड़े कुछ जांच वगैरह है, तो हम लोगों ने कोऑपरेट किया, आ गए जांच के लिए। लेकिन आज दूसरा दिन है, अभी यहाँ कोई डॉक्टर वगैरह नहीं आए, ना कोई डॉक्टर आया, ना हमारे कोई चेकिंग हुई।
कुछ भी नहीं हो, हमें से बैठे हैं, खाना वाना खाओ और पड़े रहो भाई। इलाज चेक इन करो, चेक इन करने में जो बीमार है उसको अस्पताल पहुँचा के उसका दवा का इंतजाम करो। झाड़ फूक करके पानी मथर के और फूक मार के इलाज करते थे, पॉजिटिव आ गए थे और उनकी डेथ हो गई थी। तो उसकी कॉन्टेक्ट हिस्ट्री जब हमने निकाली तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट सामने आई। तो सबको मतलब जो कि मतलब लोगों के कांटेक्ट में आए हैं, कई लोगों के कांटेक्ट में आए हैं, उनको सबको अभी एहतियात के बतौर हमने क्वारंटाइन किया है। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। 6 साल से नेशनल सिलेबस के ज़रिए यही बताया गया कि जो बाबा लोग कहते हैं वही ठीक है, उनको कुछ नहीं हो सकता है। इतनी मेहनत के बाद भी अगर बाबाओं को क्वारंटीन कर दिया जाए तो क्वारंटीन पॉलिसी में सख्त बदलाव की ज़रूरत है। मध्य प्रदेश से ये जो खबर आई, उससे पहले बिहार से आई कि लोग वहाँ कोरोना देवी मानकर पूजा कर रहे हैं। अब यहाँ कोरोना बाबा निकल आए थे, अब बाबा जो हैं वो क्वारंटीन हो गए। ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि बाबा लोग अगर क्वारंटीन हो जाएं तो फिर बताइए आपके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, क्योंकि वही लोग तो साइड वाला रास्ता बता रहे थे, जुगाड़ वाला, जो अपना कर पाए कि नहीं कर पाए। अब अनुराग द्वारी बता रहे हैं। अनुराग, हम आपकी रिपोर्ट देखकर मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या प्रतिक्रिया दूं। इतने ज़रूर इन्होंने गलत किताब पढ़ी होगी तंत्र विद्या की। अगर सही किताब पढ़ी होती तो कोरोना अभी तक गो कोरोना हो गया होता। जी रवि जी, अनवर शाह बाबा नयापुरा इलाके में रहते थे रतलाम के, और वहाँ पर इनका दावा था कि अगर इनका हाथ आप छूते हैं तो कोरोना भाग जाएगा। अब 23 बाबा हाथ छुआ था, बाबा की बात तो उसके बाद प्रशासन ने क्या कि जो 37 इस तरह के झाड़ फूक करने वाले बाबा थे उनको उठा करके क्वारंटीन सेंटर में डाल दिया गया है। ये बाबा हर मर्ज का नुस्खा बताते थे, दवा बताते थे, लेकिन आज वो जब क्वारंटीन सेंटर में चले गए हैं तब ये शिकायत कर रहे हैं कि प्रशासन उन्हें कोई दवा नहीं दे रहा, उन्हें कोई डॉक्टर देखने के लिए नहीं आ रहा है। वो तो सिर्फ छोटी छोटी बातों में लोगों को के लिए दुआ पढ़ देते थे या फिर उनको कोई जल दे देते थे, पानी दे देते थे जिससे वो ठीक हो जाए। अब बार बार इस तरह के जो अंधविश्वास है इससे बचने की सलाह दी गई है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह से और अचानक से अगर आप देखेंगे 84 मामले रतलाम में आए हैं, जिसमें से 24 अचानक से इस बाबा के जो संपर्क में आए थे उनके जो अनुयायी या भक्त कह लें या जो उनको मानते थे, उनका हाथ चूमने के लिए गए थे, वो संक्रमित हुए हैं। पर यह भी बड़ा दिलचस्प है कि वो क्वारंटीन में किए गए हैं तो शिकायत कर रहे हैं कि प्रशासन दवा नहीं दे रहा है। एक तो इतनी वैज्ञानिक चेतना वाला प्रशासन हमारे देश में प्रकट कहाँ से हो गया, उसके बारे में भी बताएं। और ये जो 37 बाबा हैं, ये किस किस प्रकार के बाबा हैं, क्या इनके क्वालिटी के बारे में आपको जानकारी है? क्योंकि ये आपको जानना चाहिए। हो सकता है कि आप न्यूज़ चैनल कभी खोलें तो उसमें 2-4 घंटा इन्हीं लोगों के नाम पर निकल सकता है आपका, तो आप वो पता लगाएं। और दूसरा, इनसे कहें कि जिन्होंने अपना मंत्र बनाया था उसके भरोसे रहें। अब क्यों दूसरे की दवाई अपने हिस्से में प्रशासन से मांग रहे हैं? देखिए, इसमें एक बाबा थे, उनको मैंने सुना, वो बहुत मजेदार थे। वो कह रहे थे मैं तो सिर्फ किडनी की दवा देता था, उसके बाद भी मुझे यहाँ पर ले आए हैं। यानी वो किडनी से जल देते थे, पानी देते थे और उस पानी को पीकर उनका दावा था। वो कह रहे थे मेरे पिता भी यही काम करते थे और उसके बाद मैं तो अभी 5 साल से ये काम कर रहा हूँ और मुझे क्वारंटीन सेंटर में ले आए हैं। मैं बीमार नहीं हुआ हूँ, मैं तो अपने पास घर के बाहर में लोगों को दवा देता था। एक कह रहे थे कि मैं दुआ पढ़ता था और उससे लोग ठीक हो जाते थे। तो इस तरह से भांति भांति के बाबा हैं वहां पर जो क्वारंटीन सेंटर में रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि प्रशासन उनको दवा नहीं दे रहा। हम यही दुआ करेंगे कि वो ठीक हो जाए, किसी भी दवा से हो जाए, सरकार उनको दवा दे दे, प्रशासन उनको दवा दे दे, वो ठीक होकर वहां से निकले। लेकिन ये गंभीर बात ये भी है रवीश जी, क्योंकि अभी सिर्फ जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चल रही है नयापुरा इलाके में, और पिछले 2 दिनों में ही लगभग 23 मरीज जो है संक्रमित निकल आए हैं। आगे और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगी क्योंकि बहुत सारे लोगों से ये बाबा मिलते रहे हैं, तो इन लोगों ने कितनों को संक्रमित किया है। ये प्रशासन के लिए गंभीर चुनौती है जिस पर रतलाम जिले में काम हो रहा है। और रतलाम से सबक लेते हुए अनुराग, मुझे तो लगता है कि देश के हर ज़िले में ऐसे तांत्रिक बाबाओं की कांटेक्ट ट्रेसिंग होनी चाहिए। न जाने कितने लोग सिफारिश की चिट्ठी लेके गए होंगे कि बाकी बचे ना बचे आप मुझे कोई अंगूठी दे के बचा लीजिए। और ऐसे बाबाओं को क्वारंटीन क्यों किया जा रहा है? उनका सदुपयोग करना चाहिए। अभी प्रयागराज में बहुत सारे टिड्डियाँ आ गई हैं, तो उन टिड्डियों को पकड़ने में, भगाने में भी तांत्रिक बाबाओं का इस्तेमाल हो सकता है।
अगर वो मंत्र से नहीं भगा पाते हैं तो उन्हें थाली पकड़ा दीजिए। थाली बजाने से आजकल पूरा देश ही चल जाता है। पॉलिटिकल खबर भी देखिए और प्रयागराज की वो रिपोर्ट भी ब्रेक के बाद मिलते हैं। क्या बीजेपी मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान की गहलोत सरकार को भी गिराने की साजिश में लगी है? राजस्थान में कांग्रेस ने यही आरोप लगाया है। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के चीफ व्हिप ने इस सिलसिले में राजस्थान के एंटी करप्शन ब्यूरो को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में शिकायत की गई है कि बीजेपी राजस्थान कांग्रेस के कई विधायकों और कई निर्दलीय विधायकों को खरीद फरोख्त की कोशिश कर रही है। इस बीच कांग्रेस अपने विधायकों को लेकर जयपुर के पास एक रिजॉर्ट में चली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना संकट एक चुनौती की तरह आया है और हमें इससे आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए एक मौके में बदलना है। कोलकाता में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 95वें वार्षिक दिवस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में कई संकट एक साथ आए हैं, कहीं बाढ़ तो कहीं टिड्डियों की समस्या, कहीं तेल के कुएं में आग तो कहीं भूकंप और देश के 2 इलाकों में चक्रवाती तूफान। लेकिन मुसीबत की दवा मजबूती है। अब कोरोना संकट ने हमें आत्मनिर्भर भारत मिशन की गति और तेज करने का मौका दिया है। कोरोना संकट के दौरान 84 दिन बाद अपने बंगले से बाहर निकले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी के काम में व्यस्तता के बहाने अब कोरोना संकट की समीक्षा बंद कर दी है। कोरोना संकट पर नीतीश कुमार की अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद जो प्रेस विज्ञप्ति आती थी वो 3 दिन से नहीं आ रही है। बताया जा रहा है कि नीतीश अब बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में व्यस्त हो गए हैं और इस सिलसिले में लगातार पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। अरे देखा नाक कान बचाए राज्य हैं। क्षेत्र इसी से बहुत ही भयंकर स्थिति में है। विजुअल है और आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7 मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट में जो वहाँ का बहुत ही मशहूर बाज़ार है वहाँ आग लगने की खबर आई है। ये तस्वीर है। बहुत विस्तृत सूचना हमारे पास नहीं है, लेकिन ये पता चल रहा है कि दमकल गाड़ियाँ वहाँ पर पहुँच गई हैं और 6 फायर टेंडर्स हैं, 3 जंबो टैंकर्स भी हैं और काफ़ी वहाँ पर बड़ी मात्रा में बचाव एवं राहत का कार्य चल रहा है। हम आगे की बुलेटिन में भी इस घटना पर नज़र रखेंगे। ये जो तस्वीर है वो बता रही है कि इस वक्त नई नई चुनौतियाँ अचानक कहीं कहीं से आकर खड़ी हो जा रही हैं प्रशासन के सामने भी। और अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है कि जो निगम के अस्पताल हैं और जो डॉक्टरों को तनख्वाह नहीं मिल रही है तो उस बारे में वो कुछ पहल करें और उन्हें सैलरी दिलाएं। जब अमित शाह को पत्र लिख दिया है तो सैलरी मिल भी जाएगी, तो चिंता करने की बात नहीं है। किरीत कपूर एक मशहूर फिल्मकार हैं और इन्होंने एक एनिमेशन बनाया है जो मज़दूर विस्थापित हुए उनकी पीड़ा पर तापसी पन्नू की आवाज़ में। और इन्हीं के पिता भीमसेन जी रहे
जिन्होंने एक चिड़िया अनेक चिड़िया का एनिमेशन बनाया था। और किरीत कपूर काफ़ी मशहूर फिल्मकार हैं, कई नेशनल अवार्ड इन्हें मिले हैं। तो वो आप देखते जाइए अच्छे अच्छे ख्यालों के साथ और दर्ज कीजिए कि हम इस त्रासदी को नहीं रोक सकते थे या इसे और बेहतर मैनेज नहीं कर सकते थे। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। नमस्कार। हम तो बस प्रवासी हैं, क्या इस देश के वासी हैं? अगर हम नहीं हैं इंसान तो मार दो हमें, दे दो फरमान। खाने को तो कुछ ना मिल पाया, भूख लगी तो डंडा खाया। फासले तय किए हजारों मील के, कुछ साइकिल पर कुछ पैर नंगे। मरे कई भूख से और कई धूप से, पर हिम्मत ना टूटी बड़ों के झूठ से। बस से भेजकर, रेल से भेजकर, जान खो बैठे रास्ते भूलकर। यहाँ प्रतिमाओं की बड़ी है हस्ती, पर इंसानों की जान है सस्ती। बड़े सपने अच्छे दिन बतलाए, पर भूख किसी की मिटा ना पाए। चाहिए ना भीख ना दान, बस ना छीनो आत्मसम्मान। हम तो बस प्रवासी हैं, क्या इस देश के वासी हैं? तो आपने देखा, एक गलती मुझसे हो गई। किरीत खुराना उनका नाम है, नाम सही होना चाहिए। लगता है उम्र ज़्यादा हो गई और मैं थकने लगा हूँ। नमस्कार।